एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 18। ग्रुप डी मॉक टेस्ट सीरीज ये हमने चला रखी है। 17 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 100% हम करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और सभी प्रश्न का आपको डिटेल में सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा 100 के 100% का। सेम टू सेम HSSC के पैटर्न पर ये मॉक टेस्ट, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका तैयार किया गया है। जो आपका फाइनल पेपर होगा ग्रुप डी का, उसी पैटर्न पर ये मॉक टेस्ट आपका तैयार किया गया है। इस क्लास की PDF के लिए और अलग PDF के स्टडी मटेरियल की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। बहुत सारी PDF वहाँ पर मिलेगी, हर सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। चैनल की हिस्ट्री में देखना। आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में सभी का 1 बाय 1 सॉल्यूशन हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न दिया है इसमें, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि जैसे BJ का संबंध है HP से, तो ऐसे ही TQ से आगे वाली सीरीज क्या आएगी। देखो, B से बना दिया H, J से बना दिया P। B से H गया तो कितना जुड़ गया, 6 जुड़ गया। J से P में गया तो भी 6 जुड़ गया। J के 6 के बाद P आएगा। तो ऐसे ही T के 6 लेटर से बाद कौन सा लेटर आएगा, Z। ठीक है, और Q है, Q में भी 6 जोड़ दो, तो Q के 6 लेटर के बाद कौन सा आएगा, W। क्या आएगा, W। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, Z और W। ऑप्शन C उत्तर हो जाएगा। 6 का गैप है। दूसरा प्रश्न दिया है इसमें, कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण किसने किया। एक रेडियो चैनल बनाया गया था कुंभवाणी, कुंभ मेले के दौरान, उसका इनॉग्रेशन किसने किया था। तो इसमें देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2025 को प्रयागराज के सर्किट हाउस में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी यानी कि प्रसार भारती का विशेष FM रेडियो चैनल कुंभवाणी FM 103.5 मेगाहर्ट्ज का उद्घाटन किया था। योगी आदित्यनाथ ने करा था 10 जनवरी 2025 जो कुंभ का मेला लगा था उससे संबंधित कुंभवाणी FM, और इसका फ्रीक्वेंसी थी 103.5 मेगाहर्ट्ज की। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन B। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। कुंभवाणी FM चैनल था ये आंखों देखा हाल बताने वाला था महाकुंभ का उस समय। तीसरा प्रश्न दिया है इसमें, हरियाणा में किस जाति को मानने वाली संख्या सबसे कम है। किस धर्म को, जाति ने धर्म को, जैन है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, फिर मुस्लिम है। तो देखो, 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना, तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हैं मात्र 0.03%, जैन धर्म के हैं 0.21%, ईसाई के हैं 0.2% और मुस्लिम है 7.03%। तो सबसे कम अनुयायी किसके हैं, वो है बौद्ध धर्म के 0.03%। तो तीसरे प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे कम है, ऑप्शन B। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प होता है फूल, फूल के पर्यायवाची 3 दिए, देखो सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सारे फूल के पर्यायवाची हैं। प्रसून है, ये भी फूल का पर्यायवाची है। लेकिन किसलय फूल का पर्यायवाची नहीं है। ये होते नए पौधे, जो नई कपल आती है ना, जो नई कोपल जो निकलती है, पौधे हरे हरे पत्ते एकदम बिल्कुल नए छोटे छोटे, उसको बोलते हैं किसलय। ये फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन C उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान पंचायती चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बना है। दूसरा राज्य कौन सा है। पंचायत यानी कि सरपंच के चुनाव के लिए, पंच और सरपंच के लिए तो न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य करी गई थी। तो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा। तो देखो, हरियाणा भारत का दूसरा राज्य जिसे स्थानीय पंचायती राज संस्था चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य बनाया, और इसने सितंबर 2015 में अपना संशोधन विधेयक पारित किया था, सितंबर 2015 में। इसमें जो जनरल कैटेगरी से है उसको 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, SC ST और तो जनरल की महिलाओं को 8वीं पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, ये सारी डिटेल है। बाकी 5वीं कक्षा भी होना अनिवार्य है दक्षिण करौली की महिलाओं के लिए।
इसके अलावा घर में एक शौचालय होना भी अनिवार्य कर दिया था। जो भी सरपंच या पंच के लिए चुनाव लड़ेगा उसके घर में शौचालय होना जरूरी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स दी गई। तो प्रश्न नंबर 5 का क्या उत्तर हो जाएगा? हरियाणा दूसरा राज्य है जिसने न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य करी थी सरपंच के चुनाव में। प्रश्न नंबर 6 है कि कौन सी गैस को आंसू गैस की तरह यूज करते हैं? जो दंगा फसाद और जब पुलिस यूज करते हैं टीयर गैस, टीयर गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर आएगा Cl2, क्लोरीन। क्लोरोपिक्रीन इसको बोलते हैं। क्लोरोपिक्रीन एक प्रकार का आंसू गैस है। यह हमारी आंख की आंसू ग्रंथियों की आपूर्ति करने वाली नसों को उत्तेजित करता है और आंसू का स्त्राव बढ़ाता है। आजकल दंगा नियंत्रण में इसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो Cl2 है, सिंपल तो इसको क्लोरीन गैस बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन इसका साइंटिफिक नाम बात करें तो वो है ट्राइक्लोरोनिट्रोमीथेन। ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन इसका साइंटिफिक नाम है और ये इसका पूरा फार्मूला है CCl3NO2। ठीक है, ये आंसू गैस में क्लोरीन गैस का हम प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, Cl2, क्लोरीन गैस हम प्रयोग करते हैं टीयर गैस के अंदर। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नरेशन का क्वेश्चन है। शी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। तो सेड टू किस में हो जाएगा? आस्क। यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। डू किस में चेंज हो जाएगा? डिड में। तो सी आस्क मी इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क था तो ये इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंट, इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, ये लाइक की सेकेंड फॉर्म यूज हो गई। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखो, नूतन ब्रह्मचारी हिंदी के भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार और उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक प्रसिद्ध सामाजिक और सुधारवादी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1886 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों में अच्छे संस्कार और सहृदयता का विकास करना है। तो किसने लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने। तो प्रश्न नंबर 8 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट ने नूतन उपन्यास लिखा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, ये मिरर इमेज बतानी है आपको। मिरर इमेज, और इसमें दिया है कि दाईं तरफ अगर यहाँ पर शीशा रखा है तो देखो यहाँ पर शीशा रखा तो ये ट्रायंगल ऐसे कैसे बनेगी और इस ट्रायंगल के बाहर ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये बीच में गोला बनेगा। ये तो हो गया। अब देखो ये जो एरो बना हुआ है ऐसे करके, तो ये इधर दिखेगा ऐसे करके और ऐसे। ठीक है, तो देखो इसमें ये एरो का निशान उल्टा है तो ये ऑप्शन बी कट जाएगा। इसमें भी ये उल्टा दिया है, ऑप्शन सी कट जाएगा। बी और सी में जो तीर का निशान है ये गलत दिया गया है, यहाँ वाला। ये देखो ये तीर उल्टा सी लगा रखा है, बल्कि है इसमें सी की तरफ ये, तो बी और सी तो कट गया। अब देखो इसमें पहले इधर ये ट्रायंगल बनी है, इसमें पहले ये बना है तो ये गलत है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ये इमेज ये सेम बनेगी, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात बताओ। देखो तीसरी संख्या से मान ली सी हमने मान लिया कितना? 100 मान लिया, तो ए कितना होगा? ए कितने अधिक है? 20%, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 120। बी कितना अधिक है? 56%, तो बी कितनी हो जाएगी भाई? सी का 56% 56, यानी कि 156। ए है 120 और बी है 156, इनका अनुपात पूछा है, तो 120 अनुपात 156। 12 के पारे से क्या हटेंगे? 12 दाएँ 120 और 12 गुणा 13 156, यानी कि 10 अनुपात 13। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल प्रश्न नंबर 11 है कि पैटर्न पूरा करना है और ये बताना है जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखो पूरा गोला बनेगा, ये डंडी पूरी आएगी। अब देखो दोनों नीचे हैं, ये ऊपर, दोनों ऊपर आएंगे ऐसे, तो ऐसे करके, और ये गोले और ये ऐसे इसके अंदर से, और ये दिया है ऑप्शन डी के अंदर। किस में दिया है? ऑप्शन डी के अंदर। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारे पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 12 है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के कितने स्टेशन बन रहे हैं? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा में 34 रेलवे स्टेशनों का
आधुनिकीकरण और पुनर्विकास किया जा रहा है। 34 रेलवे स्टेशन चुने गए पूरे हरियाणा में, जिनको दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं। पहले 15 प्रमुख स्टेशन थे, अब बाद में इनकी संख्या कितनी कर दी? 34। शुरू में 15 थे, अब 34 कर दिए हैं। कौन कौन से है ये? तो ये देखो कौन कौन सा है। कालका, नरवाड़ा, अम्बाड़ा सिटी, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, जींद, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी, ये सारे टोटल 34 है ये। इस पर क्या होगा? यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। जो मेन गेट है एंट्रेंस वो सुंदर बना दिया, लिफ्ट लगा दिया, एस्केलेटर लगा दिया, सारी चीज़ें इसमें तैयार की जाएगी। तो प्रश्न नंबर 12 क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी 34। पहले 15 थे, बाद में 34 कर दिए। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो किस साल की 5 फरवरी को सोमवार ही होगा? भाई 5 फरवरी 2018 को सोमवार लिख दिया, मंडे लिख दिया, तो आगे कौन से साल की 5 फरवरी को सोमवार ही आएगा? देखो जैसे ही हम अगला साल जाते हैं 2018 से 2019, तो हमेशा एक दिन बढ़ता है, ठीक है, और जो लीप ईयर होगा उसमें 2 दिन बढ़ते हैं। तो 2018 से 2019 गए तो एक दिन बढ़ेगा, यानी कि मंगलवार आएगा। 5 फरवरी 2019 को क्या आएगा? मंगलवार आएगा। 5 फरवरी 2020 को बुधवार आएगा। अब 2020 है लीप ईयर, लीप ईयर यानी कि जो 4 से भाग हो जाए, तो इसका मतलब 5 फरवरी 2021 को क्या आएगा? 2 दिन जुड़ेंगे, तो बुधवार की जगह क्या हो जाएगा? शुक्रवार। 5 फरवरी 2020 को बुधवार था, 5 फरवरी 2021 को क्या आएगा? शुक्रवार आएगा, क्योंकि फरवरी 29 दिन का हो गया 2020 में, लीप ईयर है इस वजह से। 5 फरवरी 2022 को शनिवार, 5 फरवरी 2023 को रविवार और 5 फरवरी 2024 को सोमवार। तो अगली 5 फरवरी जिसको सोमवार आएगा वो आएगा 2024 में। तो प्रश्न नंबर 13 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी 2024। अगला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाट ए ब्यूटी यू आर। कौन सा सेंटेंस? तो देखो सीधी सी बात है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो इंटेरोगेटिव, अगर बीच में नोट या नन कुछ भी लिखा होता तो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। प्रश्न नंबर 15 दिया है मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार, देखो मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार हरियाणा में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा राज्य स्तर पर प्रदान किया जाने वाला एक प्रमुख साहित्य सम्मान है। कौन देता है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी देती है, उर्दू लिटरेचर के क्षेत्र में। तो प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 दिया है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में है? भरमौर जनजातीय समूह, देखो भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में है। यहाँ भरमौर और होली नाम की 2 तहसीलें हैं और मुख्य रूप से गद्दी जनजातीय समुदाय यहाँ पर निवास करता है। किस पर्वत श्रृंखला पे है ये? तो ये है धौलाधार और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच में है ये। गद्दी जनजाति के लोग यहाँ पाए जाते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी और कृषि करना है। गद्दी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए यहाँ एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना चलाई जाती है। धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में है ये, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है ये भरमौर जनजातीय क्षेत्र। तो प्रश्न नंबर 16 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 है मिश्रित खेती की क्या विशेषता है? मिश्रित खेती, तो मिश्रित खेती क्या होती है कि पशु भी पालना और खेती भी करना, ये होता है मिश्रित खेती। पशुओं का पालन करना और फसलों की खेती एक साथ करना, ये मिश्रित खेती कहलाता है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अन्य प्रदेश को यानी कि अन्य राज्य को टच नहीं करती? तो हरियाणा में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। एक है चरखी दादरी और दूसरा है रोहतक। दादरी और रोहतक 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी बाउंड्री दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है और ये सीरीज पूरी करनी है। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो 21 का 42 हो गया, 42 का 168, 168 का 1008, ये 21 का 2 गुना है, ये 42 का 4 गुना है, ये 168 का 6 गुना है, यानी कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना, तो अगला क्या हो जाएगा? 8 गुना। तो 1008 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 8064। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 20 दिया है, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। जो हमारे जेब में पेन होता है, बॉल पेन, तो उसमें से स्याही क्यों निकल जाती है जैसे हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। तो इसमें देखो, हवाई जहाज में यात्रा करते समय अधिक ऊंचाई पर जाने से एयर प्रेशर कम हो जाता है और पेन के भीतर हवा का दबाव बाहर के कम दबाव से अधिक होता है। इससे अंदर की हवा बाहर फैलती है और स्याही बाहर निकल जाती है। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे एयर प्रेशर कम होता है, इस वजह से स्याही बाहर आ जाती है। ठीक है, पेन में आधी स्याही होने के कारण, देखो सबसे मेन कारण क्या है कि पूरा पेन नहीं भरा तो आधा पेन भरा होता है, इस वजह से स्याही बाहर निकलती है। इसको रोकने का उपाय क्या है कि पेन को पूरा भरे, आधा पेन नहीं ले जाना, पूरा भरा हुआ पेन ले जाए, या फिर पेन की निब को ऊपर की तरफ करके रखें, प्लास्टिक के बैग में रखें। तो प्रश्न नंबर 20 का क्या हो जाएगा, वायु दाब में कमी के कारण, एयर प्रेशर कम होने की वजह से। प्रश्न नंबर 21 दिया है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, लाल सिलेंडर, उसके अंदर कौन कौन से रसायन होते हैं जिनसे रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कौन से केमिकल होते हैं उसके अंदर। तो देखो, अग्निशमन यंत्र के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रासायनिक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आधुनिक पोर्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस यंत्र गैस में पहले से ही उच्च दाब पतल रूप में भरी होती है, जो लीवर दबाने से बाहर आती है। ठीक है, किस किस की रिएक्शन होती है इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट की बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड। NaHCO3 को जब H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो Na2SO4 प्लस पानी प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन रोक देता, कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ आती है, ऑक्सीजन रुकते ही आग बंद हो जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से CO2 गैस बनती है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का ही क्वेश्चन है। संजना सेड टू मी, माई डॉग डज नॉट लाइक द पोस्टमैन। देखो, माई डॉग, माई है वो संजना फीमेल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर डॉग। डज नॉट का डिड नॉट। ठीक है, अब करो, संजना सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड में। संजना टोल्ड मी दैट हर डॉग डिड नॉट लाइक द पोस्टमैन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। इस क्लास के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, काफ़ी सारे PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आगे है प्रश्न नंबर 23, और इसमें दिया है कि हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रख दिया है। जो बच्चों की देखभाल करते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, उनका नाम क्या रख दिया है, तो वो रखा गया था जगन्नाथ आश्रम। क्या नाम रखा गया था, जगन्नाथ आश्रम। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 दिया है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 24 प्रीपोजिशन भरनी है। दिस इज इन कन्फर्मेटिव ब्लैंक द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, विद प्रीपोजिशन आएगी। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, विद प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि एक फ्रेज बनता है, ये फिक्स फ्रेज है, इन कन्फर्मेटिव विद। ये एक फ्रेज है, इन कन्फर्मेटिव विद, और इसका मतलब क्या है, इन एग्रीमेंट और इन कंप्लायंस और अकॉर्डेंस विद ए रूल और लॉ। तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, विद आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, विद प्रीपोजिशन। प्रश्न नंबर 25 में देखो, ये 4 ऑप्शन दे रखे, तीनों में एक पैटर्न लगता है और एक ऑप्शन में नहीं लगता, वो बताना है। 38, 924 और 33, 23, 426 और 67, 55, और ये इनमें से क्या नहीं लगेगा। तो एक चीज़ देखो, 3 गुणा 3 9, 6 7 42, 9 6 54, तो ये 9 और ये 8 दिया 24। यानी कि देखो, आगे के दोनों अंकों की गुणा ये पीछे लिख दिया, पीछे के दोनों अंकों की गुणा ये आगे लिख दी। 3 दूने 6 ये लास्ट में, 6 7 42 ये आगे, 5 5 25 ये पीछे, और 9 6 54 ये आगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी में देखो, 4 या 12, ये 12 आगे लिख दिया, 3 दूनी 6 ये पीछे लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये 612 होना था, 126 नहीं होना था। भाई, जो पहली संख्या और तीसरी संख्या के आपस में अंकों की गुणा कर रखी है और वो आगे पीछे लिख रखे हैं, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 26 है कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है। देखो, हाथ का पर्यायवाची क्या है, हस्त, पाणी, कर। दसन, ये किसका पर्यायवाची है, ये है दांत का। दसन किसका पर्यायवाची है, दांत का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है,
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष के समापन समारोह में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस दिन न्यायालय की उपलब्धियों और कमियों पर चर्चा करी थी? डायमंड जुबली बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे संजीव खन्ना। किस डेट की बात है ये? जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बताए थे भाई क्लोजिंग सेरेमनी जो थी डायमंड जुबली की, उस समय इसने भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अचीवमेंट्स और जो आगे कमियां हैं उनके बारे में बताया था। ये सारी बात कब हुई थी? 28 जनवरी 2025 को। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि हरियाणा में खेल पुरस्कार कौन देता है? स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, तो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। देखो, अवार्ड केंद्र सरकार में राष्ट्रपति देता है और राज्य के अंदर गवर्नर देता है पुरस्कार। सबसे बड़ा खेल अवार्ड हरियाणा में कौन सा है? भीम पुरस्कार। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार हरियाणा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नर है जो खेलों में जो पुरस्कार है वो देते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी साइड एनर्जी लग सकती है, कोई वर्क कोई प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी होते हैं मोमेंटम। मोमेंटम है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है इनमें से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। प्रश्न नंबर 30 है कि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन बनी थी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत जब हरियाणा एक नया राज्य बना उसी दिन आयोग की भी स्थापना हुई थी, एचपीएससी की भी 1 नवंबर 1966। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पंचकुला के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 यहाँ पर लिख रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 315 से 323 के बारे में। और एचपीएससी का पहला चेयरमैन कौन था? दरबारी लाल गुप्ता। एचपीएससी का पहला चेयरमैन था दरबारी लाल गुप्ता। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। तो प्रश्न नंबर 30 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 सिटिंग अरेंजमेंट दे रखी है। 6 दोस्त हैं, पंकज, काजी, रोहित, सनी, तरवेज और मनोरंजन एक षटभुजाकार मैच के चारों ओर मुंह करके बैठे हैं। मैच की तरफ मुंह करके केंद्र की तरफ। पंकज मनोज के बाएं से दूसरा है। काजी है वो रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। तरवेज है वो सन्नी के बाएं से दूसरा है। तब इसमें देखो सन्नी और सन्नी यानी कि दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट में सन्नी का यूज हो रहा है, तो मतलब हम पहले सन्नी को बैठाएंगे। ठीक है, सनी के हिसाब से हम अपना डायग्राम बनाना शुरू करेंगे इसमें। और ये 3 ऑप्शन हम देखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। 6 दोस्त हैं, षटभुज आकार में बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सभी का केंद्र की तरफ मुंह है। तरबेज इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सनी। मान लो यहाँ पर सनी है तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? तरबेज बैठा है। काजी है वो रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। तो देखो सन्नी और रोहित के बीच में काजी है, तो सन्नी इधर, रोहित आ नहीं सकता क्योंकि तरबेज है, तो सन्नी इधर आएगा रोहित, और ये बीच में कौन बैठ गया? काजी बैठ गया। सन्नी और रोहित के बीच में काजी। अब दे रखा है पंकज है वो लेफ्ट में है मनोरंजन के दूसरे, तो मनोरंजन का दूसरा मतलब मनोरंजन यहाँ है तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? पंकज बैठा है। ऐसे बैठेंगे ये। अब इसने बैठा है कि पंकज के पड़ोसी बताओ कौन कौन है। पंकज के पड़ोसी तो एक साइड है तरबेज और दूसरी साइड है रोहित, ये पंकज है। तरबेज और रोहित ये पंकज के पड़ोसी हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो सीटिंग अरेंजमेंट में पहली लाइन वही उठाना जिसमें जिस आदमी का नाम बार बार दिया गया हो। जैसे इसमें सन्नी का 2 बार जिक्र किया है तो सन्नी को बैठाओ, सन्नी के हिसाब से शुरुआत करनी है। प्रश्न नंबर 32 दिया है, ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2024 के तहत कुलपतियों की आयु सीमा कितनी बढ़ाई गई? ओडिशा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2024 बाय हाउ मच द एज लिमिट ऑफ वीसी हैव बीन रेज्ड? तो देखो ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के तहत कुलपतियों के लिए अधिकतम आयु यानी कि रिटायरमेंट एज 67 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। जो वीसी होते हैं यूनिवर्सिटी के उनकी रिटायरमेंट एज पहले 67 साल थी, अब उसको कर दी 70 साल। ठीक है, 3 सदस्य समिति थी उसने डिसाइड किया था, इसलिए जो भी नए कुलपति हैं वो अब दोबारा से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो एज बढ़ने पर रिटायरमेंट के लिए वापस ले सकते हैं। 67 से 70 साल कर दी है। तो प्रश्न नंबर 32 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए 70 साल अब रिटायरमेंट एज हो चुकी है वीसी की। प्रश्न नंबर 33 दिया है कि इसमें
24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने थे 24 मार्च 1967 को, यानी कि हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे। दूसरे नंबर पर जो सीएम बने थे वो गैर कांग्रेसी सीएम थे, कौन थे? देखो, पहले जो सीएम थे वो थे भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा ये पंजाब से ही आए थे, ऐसे कैसे ही। तो 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम बने थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी और संयुक्त विधायक दल के समर्थन से सरकार बनाई थी। राव वीरेंद्र सिंह, लेकिन कार्यकाल बिल्कुल छोटा सा था इनका, 6 महीने के 7 महीने का कार्यकाल, 24 मार्च 1967 से लेकर 20 नवंबर 1967 तक का। हरियाणा के दूसरे और राज्य के साथ देश के शुरुआती गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों में से एक थे, यानी क्योंकि उस समय तो सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। तो पहले गैर कांग्रेसी बने थे राव वीरेंद्र सिंह। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, काफ़ी सारे पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सवाल नंबर 34 काफ़ी अच्छा सवाल है, गणित का सवाल है, मिक्सर और एलिगेशन टॉपिक से। बाबूलाल किसी पार्क के बाहर जूस की दुकान चलाता है। गिलोय का दूध जूस देता है, गिलोय का, उसमें गिलोय और पानी मिलाता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था, इसमें 2:9 में गिलोय और पानी था। भाई शुरू में 19 लीटर दूध लाए, उसमें मात्र 2:9 यानी कि अगर टोटल 11 था तो 2 लीटर गिलोय था और 9 लीटर पानी था, ऐसे मिलावट थी, 2:9 में थे ये। 2.5 लीटर दूध इसने बेच दिया, बाद में इसमें कुछ पानी और मिला लिया। अब गिलोय और पानी का अनुपात 1:5 हो गया। तो कितना पानी मिलाया था इसने? देखो, पहले गिलोय और पानी का अनुपात था 2:9, अब ये बढ़कर हो गया 1:5। ठीक है, तो ये बताओ उसने कितना पानी इसके अंदर मिक्स किया था, ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। गिलोय प्लस वाटर, तो कितना इसने बनाया था? शुरू में 19 लीटर था, ठीक है, उसमें से 2.5 लीटर इसने बेच दिया था। 19 लीटर था, 2.5 लीटर इसने बेच दिया था, लेकिन शुरू में इसमें कितना था? गिलोय और पानी का अनुपात 2:9। अब गिलोय और पानी का अनुपात कितना हो गया? 1:5। ये बताओ उसने पानी कितना मिलाया था, वो हमने इसमें बताना है। देखो, इसमें शुरू में जूस था 19 लीटर, लेकिन उसने 2.5 लीटर जूस बेच दिया था, तो अब दूध बच गया 16.5 लीटर जूस। तो हमें सिर्फ 16.5 लीटर से काम है, 19 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2.5 लीटर उसने बेच दिया। 2:9 में था उसमें जूस और गिलोय और पानी। ठीक है, तो अब 16.5 लीटर जूस पे हमने काम करना है। 16.5 लीटर में 2:9 के अंदर है, गिलोय है 2 और पानी है 9, टोटल कितना हो गया? 11। 2:9 यानी कि 11, यानी कि 11 की वैल्यू दे रखी है 16.5। ठीक है भाई, 2:9 में है तो 2 और 9 11, 11 की वैल्यू दे दी 16.5, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 16.5/11 करेंगे तो 1.5 लीटर आ गई। ठीक है, अलग अलग निकालेंगे ना, तो गिलोय कितना हो गया? 1.5 × 2 करेंगे, 3 लीटर गिलोय है इसके अंदर और 13.5 लीटर पानी है। ये हो गया शुरू में जो 16.5 लीटर जूस इसके पास बचा था, उसमें 2:9 के हिसाब से गिलोय है 3 लीटर और पानी है 13.5 लीटर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीज़ दे रखी है, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। शुरू में था गिलोय और वाटर की बात करें, गिलोय था 2, पानी था 9, अब हो गया 1:5। कैसे हुआ? इसमें पानी मिलाया गया था, तो गिलोय तो सेम था, गिलोय पहले भी 2 था तो अब भी 2 यूनिट होना चाहिए, तो गिलोय को सेम करेंगे तो नीचे वाले क्वेश्चन से 2 से गुणा करेंगे। तो अब गिलोय और पानी का अनुपात क्या होगा? गिलोय और वाटर पहले था 2:9, अब था 1:5, इसको 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 2 से 10। हमने पानी मिलाया था, खाली पानी चेंज हुआ कितना? 1 यूनिट। पानी कितना चेंज हुआ है? 1 यूनिट, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास? 1.5 लीटर। समझ गए? 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 लीटर थी ना, टोटल 11 की वैल्यू है 16.5, तो 1 की कितनी थी? 1.5 लीटर। तो इसने पानी कितना मिलाया है? 1.5 लीटर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ हमने 16.5 लीटर के ऊपर काम करना है। ठीक है, 16.5 लीटर के अंदर 2:9 के अंदर है गिलोय और पानी, गिलोय और वाटर। तो इसमें 2 और 9 के अलग अलग वैल्यू निकाल लो, चाहे 2 और 9 11, 11 की वैल्यू 16.5, तो 1 का भाग कितना आ जाएगा? 1.5 लीटर का। फिर सिंपल मिक्सर एलिगेशन है, कोई अनुपात 2 से 9 था वो 1 से 5 हो गया, क्यों? क्योंकि पानी मिला है। तो गिलोय तो सेम करना है, गिलोय पहले 2 था तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो पानी कितना हो जाएगा? 10। पानी 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1.5 लीटर। तो इस सवाल में हमसे ये पूछा कि पानी कितना मिलाया गया था, तो वो मिलाया था 1.5 लीटर। ठीक है, 1 यूनिट पानी मिलाया गया था, 2:9 से 2:10 हो गया था, यानी कि 1:5 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि गिलोय सेम रखना है।
तो पानी मिला है 1 यूनिट और 1 की वैल्यू कितनी है 1.5 लीटर। ऑप्शन ए उत्तर होगा। सवाल नंबर 35, ये डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन का सवाल करने से पहले ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब करो शुरू। अपने घर से निकलकर अनन्या एक सड़क को पार किया। सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी और सीधे चली। अब वह पश्चिम दिशा में है, तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी ये बताना है। देखो पहले घर से निकली, फिर बाएं मुड़ी और सीधे चली। तो बाएं मुड़ी, देखो ये घर से मान लो ऐसे सीधे जाएगी, बाएं मुड़ेगी तो अब ये पश्चिम दिशा में तभी तो है, ठीक है। ये घर से इधर थी, इधर से चली फिर बाएं मुड़ी, लेकिन उससे पहले सड़क पार करी थी इसने। सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी ये बताना है। तो मतलब ऐसे रोड है, तो रोड एक साइड इसने क्रॉस किया, ठीक है। क्रॉस करने के बाद वो दूसरी तरफ से बाएं मुड़ी और सीधे चली गई, तो पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुंह हो गया। तो अब बताओ कहाँ थी। तो वो घर से किस दिशा में थी, उत्तर दिशा की तरफ थी। मान लो ऊपर है ना, उत्तर दिशा में इधर थी, उत्तर से दक्षिण में आई, दक्षिण में आके फिर वो बाएं मुड़ के और सीधी चली गई, ठीक है। सड़क को पार किया, फिर बाएं मुड़ी और सीधी चली गई। यहाँ से ये बाएं मुड़ेगी, सीधी चली जाएगी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा। प्रश्न नंबर 36 दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया बैंक खाते का क्या नाम है। बेटी बचाओ बेटो अभियान के तहत बैंक खाता खोला गया था और उसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। तो देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका के लिए विशेष बचत योजना और खाता का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। कब लॉन्च किया गया था ये, तो ये लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015। एलिजिबल कौन थे, 10 साल से कम आयु की बच्ची, बालिकाएं, लड़कियां, उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक उनका खाता खोल सकते हैं उनके नाम से। और जब 18 साल की हो जाएगी तब तक जमा करवानी, और 21 साल होने के बाद उनको सारा पैसा मिल जाएगा उनकी शादी के समय। किसी भी बैंक में आप खाता खोल सकते हैं, कम से कम महीने के 250 रुपये यानी कि साल के 250 रुपये या फिर 1.5 लाख तक आप जमा करवा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, सुकन्या समृद्धि योजना पर। और कितने रेट से ब्याज मिल रहा था, 8.2% का, ठीक है। तो यह है सुकन्या समृद्धि योजना जो चलाई गई थी 22 जनवरी 2015 को। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना। प्रश्न नंबर 37 कथन और निष्कर्ष का हमने करना है ये। इसमें क्या दिया है, सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, सारी चॉकलेट जो हैं वो क्या है, मिठाई है। कुछ मिठाइयाँ हानिकारक है, कुछ मिठाइयाँ कैसी है, हानिकारक है। C फॉर चॉकलेट, M फॉर मिठाई, H फॉर हानिकारक। निष्कर्ष है कि सभी चॉकलेट हानिकारक है। देखो चॉकलेट और हानिकारक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। दूसरा कंक्लूजन है कि कुछ हानिकारक चॉकलेट है। देखो चॉकलेट से हानिकारक के बारे में फिर से कुछ नहीं दिया, कुछ हानिकारक चॉकलेट ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो यानी कि नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर ये पॉसिबिलिटी पूछता ना कि ऐसी संभावना है, तब सारे उत्तर सही होते। पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसलिए गलत है, ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के, और ये मिले खोखराकोट। कहाँ है खोखराकोट, रोहतक के अंदर। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के मिले खोखराकोट, रोहतक से, ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये सारा का सारा डाटा देखो, सबसे पहले होगा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। अगर हम नीचे वाले को सोल्व करें तो 6 दूनी 12, नीचे बचेगा 3/10। नीचे वाले तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3/10 बनेगी। ऊपर पहले ये ब्रैकेट का सोल्व होएगा, उसके बाद ऑफ इससे गुणा होएगी, फिर ये आगे का सोल्व होगा। इसमें भी सबसे पहले भाग वाला सोल्व होगा, 8/12 भाग में 6/24। तो 8/12 और भाग का क्या निशान हो जाएगा, गुणा, ये क्या हो जाएगा 24/6। 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 8/3। यानी कि ये इक्वेशन कितनी बनेगी, 3/7 जमा में 8/3 जमा में 5/7। 3/7 जमा में 8/3 जमा में 5/7। एलसीएम लो कितना आएगा, 21। ये कितना आएगा, 3 तिया 9, 8 7 56, 5 तिया 15। 56 और 9 65 और 15 80, 80/21। ये पूरा ब्रैकेट सोल्व किया तो हमारा क्या बन गया, 80/21। बाहर है 5/11, ऑफ का मतलब है गुणा, 80/21। पहले ये सोल्व होगा, तो 11 और इनकी गुणा करो, 8 5 40, 400/231। क्या बनेगा, 400/231।
ये आ गया 400/231, किस में से घटाना है इसको, 5/6 में से, 5/6 माइनस 400/231, ये घटेगा इसका। नीचे कितना दिया था हमारे पास, 3/10 था नीचे, तो ये घटा के इसको 3/10 से भाग करके सिंप्लीफाई आपने कर लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप स्टेटमेंट है, 4 में से 3 सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, गलत वाली बतानी है। पहला है कि मिराज जो होती है, देखो मिराज होती है मृग तृष्णा, जैसे रेगिस्तान में देखते हो दूर से जो पानी की भाप उठ रही हो भाई, दूर पानी है, ऐसे मृग तृष्णा इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन कोज्ड बाय टोटल रिफ्रैक्शन TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा उत्पन्न होती है। दूसरा है कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं सर्च लाइट में। तीसरा है कि गर्मी में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। चौथा है कि डॉक्टर रोगियों के कान, नाक और गले की जांच के लिए छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। इसमें से कौन सा गलत है एक वो बताना है, 3 सही है। तो देखो हमने कुछ पता और नहीं पता, ये पता है, तीसरी वाली तो बिल्कुल सही है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर के डार्क नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है डार्क कलर, ठीक है। ऑप्शन सी वाला तो बिल्कुल सही है। अब बच गया A, B और D। तो देखो एक स्टेटमेंट हमारी जो गलत है वो है, डॉक्टर जो कान, नाक और गला की जांच करता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता, उत्तल का नहीं करता। जो स्टेटमेंट डी दे रखी थी वो गलत है, उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करता, डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो देखो इसमें पहले भी सही है, मिराज बनती है TIR से, कॉनकेव मिरर होता है सर्च लाइट में, लाइट कपड़े पहनते हैं हम गर्मी में, लेकिन डॉक्टर जो है वो कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करता, वो करता है अवतल का, कॉनकेव का। कॉनकेव मिरर डॉक्टर यूज करता है। ऑप्शन डी इसमें गलत दिया, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 दिया है, मानव में WBC का व्यास कितना होता है, द डायमीटर ऑफ वाइट ब्लड कार्पस्कल इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारे अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है खून के अंदर, उसमें से WBC का ये पूछा है, उसका डायमीटर कितना होता है, कितनी मोटी होती है WBC। तो देखो मानव शरीर में WBC का व्यास लगभग 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन कई बार इसकी अलग अलग संरचना के आधार पर 7 से 20 माइक्रोमीटर भी होता है। 7 से लेकर 20 माइक्रोमीटर, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, यानी कम से कम साइज उसका 7 माइक्रोमीटर पाएगा, बड़ा सा बड़ा 20 माइक्रोमीटर का पाएगा, किसका, WBC का, ठीक है। WBC इनका अलग कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अमीबा की तरह अनियमित आकार की होती है, भी ध्यान रखना। RBC की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना साइज बड़ा होता है इनका, RBC की तुलना में। और ये देखो 3 होती है, न्यूट्रोफाइल, इंसोफिल, बेसोफिल, ये होते हैं 12 से 15 माइक्रोमीटर। एक होती है मोनोसाइट, ये 12 से 15 माइक्रोमीटर की होती है। तो देखो वो दे रखे 7 से लेकर 20 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶, 7 से लेकर -10 20 तक, ठीक है, 7 × 10⁻⁻⁶। लेकिन ये दे रखी MM में, और 1 MM में कितना होता है 10⁻⁻3। तो अगर इसको 10⁻⁻3 से भाग दें कितना बचेगा, 7 × 10⁻⁻3 mm, यानी कि 0.007 mm। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। देखो गणित का सवाल बना रखा है सारा का सारा, तो ये आएगा 0.007 mm, यानी कि 7 × 10⁻⁻3 mm। और अगर माइक्रोमीटर में पूछे तो 7 × 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 42 दिया है, सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा महिला और किशोरियों के लिए योजनाओं की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। Which state government has launched the सम्मान संजीवनी ऐप to monitor schemes for women and adolescent girls। भाई जो महिलाओं और लड़कियों के लिए जो स्कीम चला रखी है उसकी निगरानी के लिए एक ऐप बनाई गई, सम्मान संजीवनी ऐप। किस राज्य सरकार ने ये ऐप बनाई है। तो देखो हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किशोरियों के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की निगरानी हेतु सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च करी है। 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है श्रुति चौधरी द्वारा चंडीगढ़ में पोर्टल लॉन्च किया गया था। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च करी थी हरियाणा सरकार ने 24 जनवरी 2025 को। महिला और बाल विकास मंत्री है श्रुति चौधरी, उसने लॉन्च किया था। 24 जनवरी को था राष्ट्रीय बालिका दिवस, उस दिन महिला और किशोरी सम्मान योजना की निगरानी हेतु। तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने लॉन्च करी थी। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 790, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा।
आगे है प्रश्न नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान में निर्धारित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कितने हो सकते हैं? लोकसभा के अंदर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है 550। देखो, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा में अधिकतम सीटें थी 552। शुरू में जब बना था तो 552 सीटें थी अनुच्छेद 81 के तहत। 552 का क्या चक्कर था, इसमें से 530 तो जो आएंगे राज्य से आएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन होंगे जो राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करेगा। लेकिन जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन की सीट खत्म कर दी गई थी। ठीक है, अब टोटल सीट बच गई है 550। इसे 2000, देखो एंग्लो इंडियन की जो सीट खत्म करी थी उसका ध्यान रखना, संविधान संशोधन कौन सा था? 126वां, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2019 का 126वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन सीट खत्म कर दी गई और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसे लागू किया गया था। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 545 है और हर 5 साल में लोकसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। टोटल 550 बच गए हैं, वैसे 552 थे। आगे राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में मैक्सिमम 250 कैंडिडेट हो सकते हैं। 238 तो अप्रत्यक्ष रूप से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और वर्तमान में कितने? 250 में से 245 सदस्य हैं। तो देखो, इसके हिसाब से जो संविधान का अनुच्छेद है 81 उसके तहत तो बात करें तो कितनी सीटें हैं? 552 हैं। वर्तमान में पूछे तो 550 निर्धारित कर रखी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 44। देखो, इस प्रश्न का ऑप्शन डी उत्तर लगा के आना, आपको ध्यान रखना। ये वर्तमान की बात हो रखी है, ऑप्शन डी उत्तर आएगा, नन ऑफ दीज। 550 उत्तर आएगा, 552 नहीं लगाना। प्रश्न नंबर 44 है कि एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 की पावर -7 मीटर से कम हो। भाई डायमेंशन 10 से पावर -7, तो देखो 10 की पावर -6 होती है माइक्रो और उसके बाद आते हैं 10 की पावर -9 वो होती है नैनो। तो 10 की पावर -7 से कम तो 10 की पावर -8, 10 की पावर -9 तो क्या कहलाएगा वो? नैनो पार्टिकल। नैनो टेक्नोलॉजी होती है, ये नैनो पार्टिकल कहलाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 10 की पावर -7 से भी जिसकी छोटी डायमेंशन है वो नैनो पार्टिकल आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिल इन द ब्लैंक। व्हेन शीला वाज स्मॉल चाइल्ड सी इन मदुरई, तो क्या? सी लिव्ड इन मदुरई, पास्ट इंडेफिनेट आएगा। सी लिव्ड इन मदुरई, वो मदुरई में रहती थी जब वो छोटी बच्ची थी। प्रश्न नंबर 46 है, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड मुख्यतः किस क्षेत्र में अभिकल्पना, अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण चालू से संबंधित है? प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड इज मेनली एंगेज्ड इन डिजाइन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है फर्टिलाइजर एंड, ऑप्शन डी वाला, फर्टिलाइजर एंड अलाइड केमिकल प्लांट्स। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड किससे संबंधित है? ये फर्टिलाइजर्स एंड अलाइड केमिकल प्लांट्स, ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47, ये मिलान करना है कौन सा टूरिस्ट प्लेस कहां पर है? हरियाणा के अंदर। तो देखो, जो याद है वो ठीक है, ब्लूबर्ड झील है, हिसार के अंदर है। डबचिक कहाँ है? होडल के अंदर है। जंगल वार्बल कहाँ है? ये धारूहेड़ा के अंदर। और मैगपाई कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। डी का 4 पर देख लो कौन से के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर ही है। मैगपाई फरीदाबाद के अंदर है। डबचिक कहाँ पर है? होडल के अंदर है। ठीक है, और ब्लूबर्ड लेक हिसार के अंदर है और ये जंगल वार्बर ये धारूहेड़ा के अंदर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 47 का। प्रश्न नंबर 48 है, सिनोनियम बताना आपको किसका? रिस्ट्रेन का। रिस्ट्रेन का मतलब होता है टू कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल करना, यानी कि ऑप्शन ए। सिनोनियम पूछा है रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब किसी को नियंत्रण में करना, किसी को कंट्रोल में करना। ऑप्शन ए इसका सिनोनियम हो जाएगा रिस्ट्रेन का। आगे है प्रश्न नंबर 49 और ये गणित का सवाल दिया है इसमें 49 में। सीकेंड थीटा की वैल्यू 13/5, तो ये वैल्यू बताओ। सीकेंड थीटा दे दे 13/5, तो 10 टेन थीटा जमा को सीकेंड थीटा साइन थीटा, ये बताना। देखो सीकेंड थीटा, ये हमें एक फार्मूला याद रखना, लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण ये होता टेन थीटा। आधार बटे कर्ण ये होता साइन थीटा। और लंब बटे आधार ये होता कोस थीटा। अब सीकेंड थीटा क्या होगा? सीकेंड होता 1/कोस, कोस का उल्टा। ठीक है, अब सोल्व करो ऐसे। तो देखो सीकेंड 13/5 है, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का बनेगा। ये 5 ये 13 तो ये 12 बनेगी, क्योंकि सीकेंड होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 13, आधार है 5, तो लंब आएगा 12। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी 5 12 13 ट्रिपलेट वाली।
यहाँ से हमें टेन थीटा निकालना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। टेन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। अच्छा देखो, लंब बटे कर्ण होता साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा और लंब बटे आधार साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा, ये उल्टा बता दिया था आपको। लाल बटे कक्का जो है लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस और लंब बटे आधार ये टेन थीटा होता है। तो लंब है 12, आधार है 5। ऐसे कोसिकेंट, कोसिकेंट किसके बराबर होता है, 1 बटा कोस के, सॉरी 1 बटे साइन के, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब यानी कि 13/12, साइन है लंब बटे कर्ण। सीकेंट क्या होता है, 1 बटा को, ये सीकेंट का ऊपर दे भी रखा, कर्ण बटे आधार 13/5। सारी वैल्यू पुट करनी है, सोल्व कर दो, लास्ट में क्या उत्तर आएगा, 5 उत्तर आएगा। राइट एंगल ट्रेंगल बनेगी, लाल बटे कक्का का फार्मूला लगेगा, ठीक है, के ए लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस और लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। तो प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन डी उत्तर होगा। इसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 50, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद में मिला है। फतेहाबाद के अंदर कौन कौन सा है, एक तो बनवाली, बनवाली या बनावली जो भी बोलते हैं, जो ऑप्शन ए दिया है। इसके अलावा और कौन सा है, एक कुनाल भी है फतेहाबाद के अंदर, तो हमारे ऑप्शन में सिर्फ बनावली दिया है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसमें। कुनाल भी फतेहाबाद के अंदर, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा बनावली। 51 है, साइबर सिटी कहाँ है, तो देखो साइबर सिटी कहाँ है, गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव को साइबर सिटी भी कहा जाता है, तो साइबर सिटी कहाँ पर है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्रश्न नंबर 52 है, ये चक्रवर्ती ब्याज CISI वाला प्रश्न है ये। इसमें है कि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है 7200 रुपये की धनराशि 15% की दर से 2 साल का। देखो 7200 रुपये, तो इसका 15% निकालो, ट्री मेथड से कितना बनेगा, 1080, दूसरी साल फिर 1080, 1080 का 15% 162, ये सारा जोड़ दो, 1080 जमा 1080 जमा 162, तो ये बनेगा कितना, 2322, 2322, ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। सिंपल है, CI निकालना है। 53 नंबर है, इसमें ये एक साइड जनजाति दे रखी है और एक इनका निवास स्थान दे रखा, कौन सी जनजाति कहाँ है। देखो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के अंदर है, लेप्चा सिक्किम के अंदर है, संथाल ये उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है, राजी जो है ये उत्तरांचल में पाई जाती है। पहले का 4, दूसरे का 3 यानी कि ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, तीसरे का 2, चौथे का 1। देखो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल जनजाति से है, ये ST समुदाय में आती है, उड़ीसा और झारखंड के अंदर पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रखना संथाल जनजाति का। भील पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, लेप्चा पाए जाते हैं सिक्किम के अंदर, ये भी कई बार पूछा गया है, लेप्चा जनजाति सिक्किम के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रश्न नंबर 54 दिया है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में किसमें मिलता है, ए सिंगल टाइप ऑफ एटम। देखो एटम देखो मिक्सचर में तो पाएगा नहीं ना, मिनरल कंपाउंड में पाएगा, ये पाएगा नेगेटिव, जो प्राकृतिक तत्व जो होता है उसमें, प्राकृतिक तत्व जो होता है उसमें एक ही प्रकार का एटम पाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, साइंस का प्रश्न है, ध्यान रखना। इस क्लास के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 55, यथोचित किस समास का उदाहरण है। यथोचित यानी कि जैसा आपको उचित लगे, जैसा उचित हो, कौन सा समास है, अव्ययीभावी समास। यथा प्लस में उचित संधि विच्छेद होगा, अव्ययीभावी समास इसके अंदर दिया गया है। सवाल नंबर 56 दिया है, 4 अंकों की संख्या है, एक तो है 1244, एक है 2345, एक है 33x3 और एक है 4x38 का औसत है 2925। तो 5x जमा 3 तथा 9x माइनस 5 का एवरेज बताओ। देखो एक तो संख्या दे दी 1244, एक है 2345, एक है ये 3300 कुछ है, ये भाई 13 है, 23 है, 33 है, 43, 53, 73 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। सेम यहाँ पर 4038 हो सकता है, 4138, 4238। तो पहले हमें x का मान निकालना है यहाँ से। अब देखो 33x3 है, तो मतलब ये संख्या क्या है, 3300 में कुछ जोड़ रखा है, 2 अंकों की संख्या जोड़ रखी है। 2 अंकों की संख्या बनती है 10 का मल्टीपल, 2 अंकों की संख्या 10x लिखते हैं ना। तब सोल्व करते हैं इसको डिटेल में एक बार। देखो 4 संख्या का औसत है 2925, तो टोटल जोड़ कितना होगा, 2925 गुणा 4 करेंगे यानी कि 11700। चारों संख्याओं का जोड़ होगा 11700।
चार संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1244, 2345, 33x3 और 4x38। अब 33x3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3300 जमा को दो अंकों की संख्या बन गई x3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x3 को यानी कि 10x जमा में 3, क्योंकि 10x लिख सकते दाएं के अंक को। भाई कोई संख्या 23 है तो इसको ऐसे तो लिखेंगे 10 गुणा 2 जमा 3। कोई संख्या 33 है उसको कैसे लिखेंगे? 10 गुणा 3 जमा 3। तो ऐसे ही 33x3 को लिखा 3300 पूरा पूरा जमा 10x जमा में 3। ऐसे ये 4x38 तो इसको लिखेंगे 4000 तो पूरा पूरा, और ये सैकड़ा के अंक पर यानी कि 100x जमा में 38। भाई जैसे 93 है तो 93 को कैसे लिखेंगे? 10 गुणा 9 जमा 3। लेकिन अगर कोई 3 अंकों की संख्या है 902 तो इसको कैसे लिखेंगे? 9 गुणा में 100, 100 का मल्टीपल है। इकाई के लिए 1, दहाई के लिए 10, सैकड़ा के लिए 100 का प्रयोग करते हैं। तो 33x को ऐसे लिखा जाएगा और 4x38 को ऐसे लिखा जाएगा। दो संख्याएं तो पूरी पूरी दे रखी है, तो इन चारों का जोड़ कितना दे रखा? 11700 के बराबर। तो चारों संख्याएं हमने जोड़ दी, 1244, 2345, 33x3 और 4x38, 11700 के बराबर। x वाले एक साइड कर लिए, 10x जमा 100x 110 बन गया, बाकी सारा जोड़ दिया। ये बाकी जोड़ बनेगा 10,930 जमा 110x बराबर 11,700। यहाँ से x की वैल्यू आएगा 110x आएगा 770 के बराबर, x के मान आ जाएगा 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब हमें मान निकालना है 5x जमा 3 और 9x माइनस 5 का एवरेज। तो देखो 5x जमा 3, 5 गुणा 7 जमा 3 ये 38 आएगा। 9x माइनस 5, 9 गुणा 7 माइनस 5 ये आएगा 58। एवरेज क्या आएगा? इनको जोड़कर 2 से भाग कर दो, क्या उत्तर आएगा? 48। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? 48। तो प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 48। प्रश्न नंबर 57 है, किस विकल्प का शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? देखो अशुद्ध कौन सा? ग्रहणी सही है, रचित सही है, सरोजनी नहीं होता, सरोजनी होता है। जी, जय के ऊपर छोटे ई की मात्रा आएगी सरोजनी, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला गलत दिया है। सरोजनी है ये गलत दिया है, इसके ऊपर छोटे ई की मात्रा आएगी सरोजनी। प्रश्न नंबर 58 देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? देखो एक 2015 में किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 9 दिसंबर 2024 ये थी बीमा सखी योजना, LIC से संबंधित थी। बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया था 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा बीमा सखी योजना। प्रश्न नंबर 59 है, स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट कहाँ था? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ये कहाँ था? लाहौर में। उसके बाद 1947 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया इसको? शिमला में। उसके बाद 1966 से पहले कहाँ गया था ये? चंडीगढ़ में आ गया था। पंजाब और हरियाणा का अलग बना दिया गया था। तो स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले लाहौर था, उसके बाद ये शिमला आ गया था और उसके बाद चंडीगढ़। ऑप्शन डी उत्तर होगा। आगे कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं? प्रोटीन के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सारे ही प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन का क्या काम है? प्रोटीन की मूल संरचना बनाता है। हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ मिलकर श्रृंखला बनाता है। ऑक्सीजन अमीनो एसिड से कार्बोक्सिलिक समूह बनाता है और नाइट्रोजन ये अमीनो एसिड के अमीनो समूह का भाग होती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चारों के चारों ही प्रोटीन का मुख्य भाग होते हैं। तो प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। 61 दिया, इनमें से कौन सा गलत दिया गया है? मूरी झारखंड में है, अलवे केरला के अंदर है, धर्मपुरी उड़ीसा में है, कोयली गुजरात के अंदर है। तो इसमें है धर्मपुरी उड़ीसा में नहीं, है तमिलनाडु के अंदर है। धर्मपुरी उड़ीसा में नहीं, तमिलनाडु में है। इसके अलावा मूरी देखो झारखंड में है, और ये किसके लिए है? बॉक्साइड रिफाइनरी है, एलुमिना और बॉक्साइड रिफाइनरी है। मूरी झारखंड के अंदर है, अलवे या अलपुरम ये केरल के अंदर है, कोयली गुजरात के अंदर है, ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी धर्मापुरी। धर्मापुरी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, उड़ीसा में नहीं है ये। प्रश्न नंबर 62 दिया है, हरियाणा में ब्लूबर्ड झील कहाँ है? लेक ब्लूबर्ड, और ये कहाँ है? हिसार के अंदर है। ब्लूबर्ड झील कहाँ है? हिसार के अंदर है। सवाल नंबर 63 दिया है, 10 पुस्तकों का वैल्यू 250 है तो 15 पुस्तकों की वैल्यू बताओ। 10 की कीमत है 250, तो एक की कितनी हो जाएगी? 25 रुपया। तो 15 की कितनी हो जाएगी? 15 गुना में 25 कितना आ गया? 375। ऑप्शन डी उत्तर होगा। आगे है 64 नंबर, प्रश्न नंबर 64।
खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला और पहली पंक्ति से ही गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके अलावा भी ये आंदोलन कमज़ोर हो गया। क्यों? खिलाफत आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सहयोग से चला था, लेकिन ख़त्म क्यों हो गया था? ख़त्म हो गया था कि जो तुर्की में जो खलीफा था, जिसको मुसलमान अपना भगवान मानते थे, उसका पद ख़त्म कर दिया था कमाल पाशा ने, तुर्की के सुल्तान ने। इस वजह से तुर्की ख़त्म हो गया, मुसलमानों को तो इसी से मतलब था, तुर्की से ही। इस वजह से मुसलमान हट गए पीछे और ये आंदोलन अपने आप कमज़ोर हो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 65, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय किसमें? देखो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। स्वर्णकार जो सोने का काम करता है, नाटककार जो नाटक का काम करता है, कुंभकार जो घड़े का काम करता है, बटकार कोई भी शब्द नहीं होता। बटकार शब्द में कार प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कि हैलोजन में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। देखो ये हैलोजन ही नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? वो फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक हैलोजन है। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव है ये फ्लोरीन। ऑप्शन ए आंसर होगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें दिया है वी शॉ सम चिल्ड्रन ब्लैंक विद वन अनदर एज वी वर वॉकिंग अराउंड। देखो वी वर पास्ट, वी शॉ पास्ट इंडेफिनेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल यानी कि क्वेरली। वी शॉ सम चिल्ड्रन क्वेरिंग विद वन अनदर एज वी वर वॉकिंग अराउंड। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 68 दिया है 832 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर जो लाभ हुआ उसी वस्तु को 448 में बेचने वाली हानि के बराबर है। इस वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि जो वस्तु का लाभ था और जो हानि थी वो दोनों बराबर दे रखे हैं। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। भाई कोई चीज़ लाभ में बेच दी तो मतलब विक्रय मूल्य, 100 की चीज़ 150 में बेच दी तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि है मतलब 100 की चीज़ 90 में बेच दी, 100 माइनस 90 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी फार्मूले से निकलेगा। देखो लाभ और हानि बराबर है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। वो हमने x मान लिया क्रय मूल्य। पहले तो बेची थी 832 में जब लाभ हुआ था, और 448 में बेची जब हानि, यानी कि पहले विक्रय मूल्य था 832, दोबारा था 448। क्रय मूल्य हमारा बराबर है, दोनों इक्वेशन बराबर रख दी। 832 माइनस एक्स बराबर x माइनस 448। x को एक साइड करेंगे तो 2x बराबर 1280, x का मान आ गया 640। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था वास्तविक? 640। इसको 20% लाभ पर बेचना है तो 640 का 120/100 करेंगे, कितना आएगा? 768 रुपये। तो सवाल नंबर 68 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी 768 रुपये इस वस्तु को बेचना चाहिए 20% लाभ के लिए। इस क्लास के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारे PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 69, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है? और वो है देविका सिहाग, पंचकुला से है। बैडमिंटन में नंबर 1 बन गई थी। ऑप्शन बी उत्तर होगा, देविका सिहाग। प्रश्न नंबर 70 है नवंबर 2025 तक हरियाणा में कितने जिले थे? देखो नवंबर 2025 तब तो थे हरियाणा में 22 जिले। 23वां जिला कब बना है? दिसंबर 2025 में। कौन सा बना है? हांसी। अगर दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में पूछे तो 23 जिले हैं वर्तमान में। नवंबर तक कितने थे? 22 थे। ऑप्शन ए उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71, डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक। तो वो क्या होते हैं? साबुन होते हैं, क्लीनिंग एजेंट। ऑप्शन ए आंसर होगा। 72 नंबर का है सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है ये। इसमें दिया है 8 मित्र हैं ABCDEFGH, एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके आमने सामने बैठे हैं। ए है वो F के सामने है, यानी कि A और F आमने सामने बैठे हैं, और B के दाईं ओर से तीसरे नंबर पर है। कौन? A जो है वो F के तो सामने है और B के दाईं ओर से तीसरे नंबर पर है। G है वो F और D के बीच में बैठा है। H है वो D के बाईं ओर है। E है वो C और A के बीच में बैठा है। तो A के बाईं ओर से चौथे नंबर पर कौन बैठा है ये बतानी है। ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट हमें दे रखी है। देखो 8 फ्रेंड हैं तो ऐसे ये बना लो, ये दे दिया। A इज अपोजिट टू F एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। B है, B के थर्ड राइट में बैठा है A,
और ए के सामने कौन बैठा है, एफ, ये ऐसे बनेगा। बी के थर्ड राइट में ए और ए के सामने कौन बैठ गया, एफ बैठ गया। आगे दे रखा है ए और एफ और बी के संबंधी कोई बात दे रखी है, जी इज बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में जी बैठा है, तो एफ और किसके बीच में, एफ और डी के बीच में, तो एफ और डी इसके बीच में बैठ गया जी। ठीक है, आगे दे रखा है जी इज बिटवीन एफ एंड डी, एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में एच है, मतलब इधर डी का लेफ्ट यही होगा। ई है वो सी और ए के बीच में है, सी और ए, तो इधर सी आएगा और ये ए, इसके बीच में क्या है, ई। ये सिटिंग अरेंजमेंट बनेगी, एच ए ई सी बी एफ जी डी। हु इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के चौथा लेफ्ट, तो ए का लेफ्ट ये होगा, चौथे लेफ्ट में कौन बैठा है, तो एफ। देखो 8 फ्रेंड है और चौथा लेफ्ट हो चाहे राइट, वो हमेशा सामने वाला ही बंदा बनेगा। तो अगर हम सीधा आंसर देख लेते तो पहली लाइन में आंसर है ए इज अपोजिट टू एफ, और ए का लेफ्ट हो या राइट हो, चौथे नंबर का जो बंदा रहेगा वो हमेशा सामने वाला रहेगा। 8 बंदों में अगर 8 लोग बैठे हैं टेबल पर, चौथा बंदा पूछेगा लेफ्ट या राइट से, तो हमेशा उसके सामने वाला मिलेगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा एफ। प्रश्न नंबर 73 है, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा। विश्वकर्मा दिवस तो वो मनाते हैं श्रम दिवस के रूप में। देखो अब हरियाणा सरकार ने कहा कि हम 1 मई को लेबर डे नहीं मनाएंगे, हम मनाएंगे विश्वकर्मा दिवस, यानी कि 17 सितंबर को अब हम लेबर डे मनाएंगे। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं विश्वकर्मा दिवस को। आगे है प्रश्न नंबर 74, इसमें से कौन सा एक विकल्प अलग दिया है। जैसे परा है, परा उपसर्ग से बन गया पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठा। अप उपसर्ग से बन गया अपमान, अपयश, अपकार, अपहरण। वी से बन गया वियोग, विवरण, विमान, विज्ञान। अवकाश, अवनत, अवतार और अवमान, इसमें कौन सा उपसर्ग है, अव उपसर्ग लगा है, ए नहीं लगा, अव लगा है। अव प्लस काश, अव प्लस नत, अव प्लस तार, अव प्लस मान। ऑप्शन बी है जो गलत दिया गया है, इसमें अव उपसर्ग लगा है, ए नहीं लगा इसमें। प्रश्न नंबर 75 है, कोल्ड चैम्बर में, जो फ्रिज होते हैं कोल्ड चैम्बर होते हैं, उसमें भंडारित फल अधिक समय तक क्यों चलते हैं। कोल्ड चैम्बर के अंदर क्योंकि वहाँ पर श्वसन की दर घटा दी जाती है, रेस्पिरेशन रेट घटा दिया जाता है। देखो कोल्ड स्टोरेज में संग्रहित फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करती है, क्योंकि श्वसन दर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाती है। कम तापमान के कारण अंदर होने वाली मेटाबॉलिक क्रियाएं और एथिलीन गैस का उत्पादन धीमा हो जाता है, इससे उनका पकना और सड़ना रुक जाता है। ठीक है, श्वसन दर में कमी हो जाती है, इसलिए वे ऊर्जा का उपयोग बहुत कम करते हैं। एथिलीन, देखो हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए, तो एथिलीन भी कम बनता है, इसलिए पकेंगे भी नहीं, तो कच्चे रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे, फंगस भी नहीं लगेगा और ताजगी भी बनी रहेगी। तो क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 का। प्रश्न नंबर 76 है, अम्बाड़ा किस हाईवे पर है। तो अम्बाड़ा है NH1 पर, जो अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है। दिल्ली अमृतसर हाईवे के ऊपर है अम्बाड़ा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 76 का, जो आगे पाकिस्तान जाता है ना अटारी बॉर्डर तक, वहाँ तक। प्रश्न नंबर 77 है, भारत में प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय कौन सा है। विच इज द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी टू इशू सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स इन इंडिया। और ये था गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी करे थे, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करे थे। ऑप्शन ए उत्तर होगा 77 नंबर का। प्रश्न नंबर 78 है, हरेडा खालिस्तान के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। हरेडा इज द नोडल एजेंसी फॉर एनर्जी डेवलपमेंट थ्रू। देखा हरेडा है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि गैर पारंपरिक स्रोतों से जो बिजली बनाते हैं वो एनर्जी बनाती है। तो किसके माध्यम से ऊर्जा बनाती है, नॉन कन्वेंशनल स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोतों से बनाती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं। ऑप्शन डी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 79 देखो, एक महिला की ओर संकेत करके मैंने कहा कि उसका भाई का एकमात्र बेटा मेरी पत्नी का भाई है, महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है। देखो मान लो ये मैं हूँ, तो मेरी पत्नी का भाई, तो मेरी पत्नी का भाई कौन लगेगा, साला लगेगा मेरा। एकमात्र पुत्र है किसका, उसके महिला के भाई का, यानी कि देखो मेरा साला किसका बेटा है, मेरे ससुर का, और मेरा ससुर किसका भाई है, उस महिला का। तो महिला मेरी क्या लगेगी, तो मेरे ससुर की बहन लगेगी। उस महिला का मेरे से क्या संबंध है, वो मेरे ससुर की बहन है। ऑप्शन ए उत्तर होगा प्रश्न नंबर 79 का, 79 का।
इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारे पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 80 है, आपको देखो दो कथन दे रखे हैं और इनके आधार पर वेन डायग्राम बनाना है। ये दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनके आधार पर वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो सभी फ्लास्क क्या है, वो फिल्टर है, फिल्टर को लिख रखा एस से, और सभी फिल्टर जो है वो कटोरे हैं, यानी कि एस के बाहर क्या आएगा, बी आएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला बनेगा। सारे फ्लास्क हैं वो एस के अंदर है और सारे एस जो है वो बी के अंदर है। ऑप्शन बी पर जो वेन डायग्राम दे रखा वो बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, फिल इन द ब्लैंक। वोटिंग टुक प्लेस पीसफुली ब्लैंक मोस्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या आएगा, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। ऑप्शन ए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का। सवाल नंबर 82 दिया आगे, 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन बताओ। हाइट 28 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। हाइट दे रखी है 28, आर निकलेगा यहाँ से, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 176। इसके बराबर रखेंगे, कुछ क्षेत्र बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, आर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। एच दे रखा 28, आर है 1, पाई का मान 3.14, तो कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर क्यूब। भाई यहाँ पे 22/7 लिख लो, 7 चौक 28 और 22 चौक 88 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी 88 सेंटीमीटर क्यूब। 83 नंबर है, 2397 को कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाग हो जाए। 2397 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए 2, 3, 4, 5 ना 3, 4, 5, 6 से पूरा भाग हो जाए। 2397 में क्या जोड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 वो संख्या है जो कोई भी संख्या अगर 60 से भाग हुई तो मतलब 3, 4, 5 और 6 से भाग होगी पूरी। तो 2397 को जब हम 60 से भाग करेंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, ये शेष बचेगा हमारा 57। 60 से भाग करना तो इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, 3 और जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 60 होगी, 60 से पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब 2397 में क्या जोड़े हम, 3 जोड़ना पड़ेगा ताकि पूरी संख्या 3, 4, 5, 6 से भाग हो। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम आएगा 60, तो यानी कि 2397 को 60 से भाग दो तो शेष बच गया 57। तो इसको 60 से भाग देने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी 60 से पूरा भाग होगा। तो इसमें क्या जुड़ेगा, 3। तो यानी कि नई संख्या वैसे पूछे तो क्या बन जाएगी वो 2400, ठीक है, जो 60 से पूरा भाग होगी। ऑप्शन ए उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 84 दिया है, राज्यपाल की अवधि। तो राज्यपाल 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वैसे कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, बीच में हटा सकते हैं, लेकिन 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को, ये भी ध्यान रखना। आगे है, किस देश ने भारत को समर्पित पहला निवेश फंड लॉन्च किया। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फंड डेडिकेटेड टू इंडिया। तो देखो भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने मिलकर 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत जापान फंड लॉन्च किया है। भारत सरकार और जापान ने मिलकर 600 मिलियन डॉलर का, जो पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष के तहत स्थापित किया गया, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के तहत इसको स्थापित किया गया है। तो क्या उत्तर आ जाएगा, जापान, भारत और जापान। प्रश्न नंबर 86 है कि महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे अधिक है। देखो साक्षरता दर सबसे अधिक गुड़गांव में, पुरुष साक्षरता दर गुड़गांव में, महिला साक्षरता दर गुड़गांव में। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 86 का। प्रश्न नंबर 87 देखो, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। इमेजिनरी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के ऊपर किसने किताब लिखी है। देखो इसमें वो आएगा राजा भोज। 11वीं शताब्दी के मालवा के परमार राजा भोज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ है इसका समरांगण सूत्राधार। इसमें वास्तुकला और नगर निर्माण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे ऑटोमेटा, रोबोट जैसा पुतलियान और हवाई जहाज का विस्तृत वर्णन किया था। राजा उस समय जो इमेजिनरी साइंटिफिक इक्विपमेंट जो आज के समय पूरे हो चुके हैं,
राजा भोज ने अपना ग्रंथ लिखा था समरांगण सूत्रधार, उसमें इन सभी का वर्णन किया था। तो प्रश्न नंबर 87 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए राजा भोज। प्रश्न नंबर 88 है, आपको फिल इन द ब्लैंक आर्टिकल भरना ए एन और दामी से। बिल्बर वाज ब्लैंक वाइजेस्ट ऑफ द 9 जेवल्स इन अकबर्स कोर्ट। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और एक इसमें लगती है द के साथ। ही वाज द बेस्ट, ही द दिस, तो ही बिरबल वाज द वाइजेस्ट। ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89 है कि हरियाणा में से तीनों नए आपराधिक कानून पूरी तरह कब से लागू किए गए थे? जो 3 आपराधिक कानून बनाए थे बीएनएसएस बीएन वाले, तो कब से लागू किए गए थे हरियाणा के अंदर? हरियाणा में तीनों नए आपराधिक कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस निर्धारित समय की 31 मार्च 2025 से पहले ही हरियाणा ने 28 फरवरी 2025 को पूरी तरह लागू कर दिए। देश का पहला राज्य बना जिसने इन कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया था, 28 फरवरी 2025। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 28 फरवरी 2025 से नए तीनों आपराधिक कानून हरियाणा में लागू कर दिए गए थे। प्रश्न नंबर 90 है, निषिद्ध का विलोम क्या है? निषिद्ध का विलोम, तो निषिद्ध का विलोम है विहित। निषिद्ध का अर्थ है मना करना, निषेध करना, और विहित का अर्थ है विधि के अनुसार। ठीक है, तो निषिद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा? विहित। तो प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा विहित। प्रश्न नंबर 91 में पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हो 1930, 31 और 32 में। पहला 1930 में हुआ था साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, लंदन में हुए थे तीनों के तीनों। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा जो गलत है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। प्रश्न नंबर 92, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश है, कैसा वाक्य है? देखो अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश है, की से जुड़ा हुआ है, कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? मिश्रित वाक्य है। आ गया सवाल नंबर 93। ए है 355, बी का मान 356, सी का मान 357। ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3 ABC का मान क्या होगा, ये बताना है। तो देखो एक फार्मूला होता है ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3 ABC, जो हमें सीधा निकालना है। तो ये होता है 1/2 इंटू में ए जमा बी जमा सी गुना में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जमा बी माइनस सी का होल स्क्वायर जमा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तीनों संख्या 355, 356, 357, ये आएगा 1068। अब निकालेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी एक आएगा, एक का स्क्वायर एक, बी माइनस सी भी एक आएगा, सी माइनस ए भी एक आएगा। देखो ए माइनस बी का निकालेंगे 355 में 56 का, तो एक का स्क्वायर, यहाँ भी एक का स्क्वायर, सी माइनस ए बी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू में ए जमा बी जमा सी इंटू में 1 जमा 4। अच्छा सी माइनस ए आएगा 4 भाई, सी माइनस ए आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 4 और 2 6, तो 1/2 गुना 1068 गुना में 6, तो ये काटेंगे 534 गुना 6 यानी कि 3204। तो क्या उत्तर आएगा? 3204। तो प्रश्न नंबर 93 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी 3204। 94 में जेट इंजन किस पर काम करता है? जेट इंजन किस प्रिंसिपल पर? तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और साथ में अगर न्यूटन का लॉ पूछे तो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और साथ में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दोनों पर काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर जेट इंजन काम करता है। 95 नंबर है, किसी भाषा में GINT को लिखा है 126, प्रोम को लिखा है 186, तो गेल को क्या लिखेंगे? देखो GANT, जी है 7 पर, ए है 1 पर, N 14 पर, T 20 पर, इनको जोड़ेंगे तो 42 होने का 3 गुना दे रखा है 126। प्रोम PROM, इनके वैल्यू जोड़ेंगे 62, इसका 3 गुना 186 दिया है। तो गेल का बताना GAIL, इनको जोड़ेंगे 29, 29 का 3 गुना करें कितना बनेगा? 87। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 87। जो इनकी प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ के 3 से गुना करना है। तो प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 87। सवाल नंबर 96 है, 8 लड़कियां और 12 लड़के किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 10 लड़कियां और 6 लड़के 6 दिन में, तो 5 लड़कियां और 3 लड़के उसको कितने में करेंगे? 8 गर्ल जमा 12 बॉय बराबर 4 दिन में काम करते हैं।
10 गर्ल जमा 6 बॉय 6 दिन में करते हैं, तो 5 गर्ल 3 बॉय कितने दिन में करेंगे? देखो, एक लड़के की क्षमता है बी मान लिया, लड़की को जी मान लिया। तो देखो 8 लड़के, 8 लड़कियां और 12 लड़के 4 दिन में जो काम करते हैं, भाई काम क्या होता है? टोटल एफिशिएंसी और टाइम। कितनी एफिशिएंसी है? 4 से गुना कर देती है, आ गया 32 जी जमा 48 बी। दूसरा दे रखा 10 लड़कियां और 6 लड़के, तो 10 लड़की जमा 6 लड़के मिलकर करते 6 दिन में काम। इनका टोटल काम कितना आ जाएगा? 60 जी जमा 36 बी। देखो काम तो एक है, तो दोनों बराबर, टाइम अलग है ना, यानी कि 32 जी जमा 48 बी किसके बराबर है? 60 जी जमा 36 बी के, क्योंकि काम सेम ही है, सेम ही काम किया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ से बी और जी का अनुपात निकालेंगे, 7/3 आएगा, यानी कि बी की वैल्यू हम रखेंगे 7 और जी की वैल्यू रखेंगे 3। अब दोनों में से कहीं भी रख दो, बी और जी की कहीं भी एक वैल्यू रख दो, तो वहां से टोटल काम आ जाएगा हमारा। तो ये रख दिया 32 जी जमा 48 बी, जी की वैल्यू 7, जी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7, यानी कि 432 आ गया, टोटल काम आ गया 432। हमसे पूछा कि 5 लड़के और 3 लड़कियां। देखो 5 लड़के की एक की क्षमता कितनी है? 5 लड़कियां, लड़की की 3 है, लड़के की क्षमता 7 है, 5 गुना 3 जमा 3 गुना 7, कितनी टोटल क्षमता आ गई? 36। काम टोटल 432, तो 432/36 करें, कितना आएगा? 12। टोटल समय कितना लगेगा? 12। 5 लड़कियां और 3 लड़कों को काम करने में समय लगेगा 12 दिन। तो प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 12 दिन। 97 की भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू कब करी? स्टार्टअप इंडिया पहल, देखो इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2015 को। शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 से। घोषणा हो गई थी 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 16 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी, घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2015 को, ध्यान रखना। आ गया कि पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाने का अर्थ है असंभव कार्य को संभव कर देना। भाई पानी में आग लग ही नहीं सकती, किसी ने आग लगा दी, मतलब असंभव कार्य को संभव कर दिया। यानी कि ऑप्शन डी, जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करा देना। समझ गए? ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, जो काम असंभव वो संभव कर देना। 99 नंबर है कि कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें क्या कमी पाई जाती है? तो कीट भक्षी पौधे यानी कि ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है पौधों के अंदर, कीट भक्षी पौधों के अंदर, इस वजह से कीट खाते हैं। ये कीट भक्षी पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए ये कीट खाते हैं, कीट पतंगे खाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा, नाइट्रोजन की कमी होती है। आखिरी प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार किसे है? इंटर स्टेट काउंसिल, सरकार या आयोग की सिफारिश के बाद इंटर स्टेट काउंसिल, और ये कर सकता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता अनुच्छेद 263 के तहत। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था हरियाणा ग्रुप डी के लिए। 100% इसमें हमने करे हैं, सभी का डिटेल में 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन आपको दिया है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900, वहां से नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17, आज की क्लास 18 नंबर प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा हुआ है। अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के साथ मिलेंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।